स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 5 देखेंगे। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कई टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लगभग समझ सकते हैं कि ये 50% क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्लास 10 में ओम्स लॉ पर। ठीक है, तो हम इसे केयरफुली स्टडी करेंगे, है ना। ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है, चलिए डिफाइन कर लेते हैं पहले हम लोग, है ना। एट कांस्टेंट temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor। ठीक है, चलिए हम इस लॉ को समझ लेते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि मतलब है टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए, वरना ये लॉ फिट नहीं बैठता वेरिंग टेम्परेचर पे। ठीक है, ये लॉ सिर्फ सुटेबल है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, किसका टेम्परेचर? कंडक्टर का, जिसके थ्रू करंट पास होती है। ठीक, क्या कहता है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा उसमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहाँ एक कंडक्टर है, मैं इस मेन कंडक्टर को मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम से दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं यहां एक सेल कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, यहां एक स्विच कनेक्ट कर रहा हूं। यहां पे सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? पॉजिटिव टर्मिनल से आउटर सर्किट के जरिए नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे स्विच को हम ऑन करेंगे, यहां से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और मूविंग चार्ज को ही जब चार्ज चलने लगता है तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि मूविंग चार्ज को ही करंट कहते हैं। ठीक, तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि अभी जो मैंने सेल यहाँ पे कनेक्ट किया है, इसका अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक, मान लेते हैं ये अभी एक सेल है, और एक सेल की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो हम मान लेते हैं 1.5 वोल्ट है ना। जनरली मार्केट में हमारे आसपास जो सेल यूज होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है इवन।
ऐसा तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग अवेलेबल है, बट अब मान लेते हैं कि ये 1.5 वोल्ट का है, ठीक है। 1.5 वोल्ट। अब जब 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इस सर्किट में से कुछ ना कुछ तो करंट पास होगा, ठीक है। यहां से इस तरीके से करंट पास होगा, ठीक। तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर से जो करंट पास हो रहा है, मान लेता हूं मैं, वो है 2 एम्पियर, ठीक। अब क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब एक सेल के बजाय मैं यहां 2 सेल लगा देता हूं, ठीक। तो जब 2 सेल लगा देंगे तो अब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया, अब करंट भी इसमें डबल हो जाएगी, ठीक है। तो 2 एम्पियर फ्लो हो रहा था, अब ये हो जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और सेल बढ़ा देते हैं, 2 सेल के बजाय अगर हम 3 सेल कनेक्ट कर देते हैं, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का कितना हो जाएगा, 4.5 वोल्ट, ठीक। तो अब करंट और ज्यादा इसमें फ्लो होने लगेगी, ठीक है। तो अब करंट कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। तो ओम्स लॉ यही कहता है कि अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करते हैं, तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट उसी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। यही ओम्स लॉ है, ठीक है ना। देखिए वही कह रहा है ये, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के अक्रॉस जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, करंट होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें, है ना, ये तो स्टेटमेंट हो गया। इसी को मैथमेटिकली लिखना चाहें अगर हम लोग, तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब हम अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे आर से दिखाएंगे, ठीक। और ये आर जो होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहां आप देख सकते हो, हम इसे V बाई ये I डिनोमिनेटर बन जाएगा, V बाई आई इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चीज क्या है बता देते हैं, वेयर V क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, कहां का पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर के अक्रॉस जो हम अप्लाई करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, कौन सी करंट, तो जो करंट इस कंडक्टर के थ्रू पास होता है, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, आर यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, कंडक्टर का, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले से 2 बातें साफ हो जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं वो कौन सी 2 बातें हैं।
देखिए इस फॉर्मूले से है ना दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं सामने, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, या यूं कहे करंट के प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली है, मैंने शॉर्ट में लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है, कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। आइए इस वाले का मीनिंग समझ लो। ये तो क्लियर है भाई, करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक। यहां पे क्या है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा दें, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर में चार्ज के फ्लो को ऑपोज करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, चार्ज के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम चार्ज के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी बढ़ा दें, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा दें, तो करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा, ठीक। चलिए अब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी of a conductor due to which it opposes the flow of current। इसको हम चार्ज भी लिख सकते हैं, the flow of charge through it। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है रेजिस्टेंस को, ठीक है। न्यूमेरिकली इसको हम लिख सकते हैं या इसका एक और डेफिनेशन है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड as the ratio of potential difference and
करंट, ठीक है। यानी कि रेशियो किसका किसका लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का। तो हमें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो जब भी रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। चलिए इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। SI unit of resistance is ohm, ठीक है। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, है ना, OHM। ये सिंबल है, ये इसका नाम है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है स्टूडेंट्स। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। अभी केवल फैक्टर्स का नाम आपको बताता हूं, बाद में उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, उसका एक अलग ही लेक्चर होगा रेजिस्टेंस पे, ठीक। चलिए रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट नंबर ये डिपेंड करता है किस पे, कंडक्टर की लेंथ पे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। दूसरा ये डिपेंड करता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ये जो दिख रहा है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा ये डिपेंड करता है ये किस मटेरियल का बना हुआ है ना, ये कंडक्टर कॉपर का है या एल्युमिनियम का है, ठीक है, आयरन का है, किस चीज का है ना, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। क्या है, क्या है, चौथा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस तरह से डिपेंड करता है और क्यों उस तरह से डिपेंड करता है, इस पे हम बात करेंगे एक अगले लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो रेजिस्टेंस इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। चलिए अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस आखिर ये कंडक्टर क्यों लगाएगा, है ना, किस वजह से ये चार्ज के फ्लो को रोकना चाहेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, मैंने आपको पहले बताया है कि ये एटम से बना होता है कोई भी कंडक्टर, ठीक है, कोई भी कंडक्टर एटम से बना होता है, ठीक है। एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, बट जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स एकदम फ्री होता है मूवमेंट के लिए, है ना, जहां मर्जी वहां वो मूव कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, चलना चाहेगा। कल बताया था ये लोअर पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चलना चाहेगा, तो ऐसा नहीं कि इसका पाथ पूरा क्लियर है कि ये इलेक्ट्रॉन एकदम से निकला और हाईवे जैसा इसको पाथ मिल गया, ऐसा नहीं है। जब ये चलते हैं, चूंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम तो बहुत छोटी चीज है और वायर का थिकनेस काफी होता है, तो उसमें तो कई एटम्स होते हैं, इनफाइनाइट एटम्स होते हैं उसमें, ठीक। तो बहुत सारे जब एटम्स होंगे और उस एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
तो ये इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं ना, तो क्या होता है, आपस में इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर हो सकती है, ये इससे टकरा सकता है, ये इससे टकरा सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन होता है, इसकी वजह से रुकावट आती है इसके मूवमेंट में, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन एटम से भी टकरा सकता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये कोई एटम है, तो जब ये चलना चाहेगा, है ना, तो एटम के न्यूक्लियस पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा भी, इलेक्ट्रॉन को रोक के रखना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी ये होती है कि वो चल नहीं पाता है फ्रीली, है ना, क्योंकि एटम्स के न्यूक्लियस भी उसको रोकते हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, इस वजह से भी रुकता है, ठीक। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना, रुकावट डालता है, ठीक है। तो अब आप यहां पे समझ चुके होंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस एक रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है ना, अपोज है। चार्ज जब चलता है तो इसके रास्ते में आने वाले रुकावट को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस इन चीजों पर डिपेंड करता है, किस तरह से डिपेंड करता है ये हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक। चलिए, तो अब रेजिस्टेंस को भी मेजर किया जा सकता है ना, नापा जा सकता है। तो रेजिस्टेंस को कैसे नापा जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है V/I, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करेंगे वो, और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो ले लेंगे, उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि कितना रुकावट डालेगा ये पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो पहले हम 1 ओम को डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस अगर हम 1 ओम चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें से करंट कितना फ्लो होना चाहिए, 1 एम्पियर फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 1 ओम की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए इस तरह से हो जाएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ a conductor is 1 ohm if 1 ampere current passes through the conductor when 1 volt potential difference is applied across the conductor, ठीक है। यहां आप देख सकते हो कि अगर ये जो कंडक्टर यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, ठीक है, हमें यहाँ पे कोई ऐसा सेल लगा दें कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए, ठीक है, और इसमें से 1 एम्पियर करंट पास होने लगे, तो समझ जाना कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम होगा, ठीक है। चलिए, कुछ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
2 points of a wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt. Calculate the resistance between these points. ठीक है, इसको बढ़िया से समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम का हेल्प ले लेंगे. ठीक है, मान लो ये एक बैटरी है, इसमें से एक कंडक्टर है. ठीक है, पिछली बार हमने कंडक्टर मोटा दिखाया था आपको समझाने के लिए, बट कंडक्टर तो वही वायर है जिसके जरिए करंट फ्लो होता है. ठीक, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं बी है. यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया गया. ठीक है, तो वोल्ट मीटर ने रीडिंग कितना दिया, देखिए क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर. ये एक वायर है, इसके 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, 0.1 वोल्ट है. ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको इसकी रीडिंग कितनी हो गई, 0.1 वोल्ट हो गई. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल गया बच्चों 0.1 वोल्ट. ठीक, अब आगे क्या कहता है, और ये 2 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है ना, इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर. यानी अगर हम यहाँ पे मीटर लगा दें, ठीक है, तो ये हमें रीडिंग देगा 2 एम्पियर. ठीक है, तो यहाँ पे आई कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया. हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा. ठीक, तो रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अभी बताया मैंने आपको. रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0.1 वोल्ट और करंट हो गया 2 एम्पियर. ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.05 और इसकी यूनिट हो गई वोल्ट पर एम्पियर. लेकिन वोल्ट पर एम्पियर ना लिख करके हम इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट डेवलप किया गया ऐसा यूनिट वो हम लिखेंगे, यानी कि 0.05 ओम. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है. ठीक है, और उसमें 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है. चलिए इसी फिगर को हम यूज कर लेते हैं. 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है. ठीक है, और एक रेसिस्टर है 60 ओम का. ठीक है, 60 ओम का रेसिस्टर है. ठीक, 60 ओम का रेसिस्टर है. यहाँ पे एक रेसिस्टर है और ये 60 ओम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है. ठीक है, तो व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट. तो इसमें से कितना करंट फ्लो होगा ये हमें मालूम करना है, यानी कि अमीटर का रीडिंग हमें मालूम करना है कि अमीटर क्या रीडिंग देगी. ठीक है, अब यहां भी क्या कह रहा है कि 24 वोल्ट का बैटरी लगाया गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 24 वोल्ट और करंट कितना हो, सॉरी करंट कैलकुलेट करना है ना. रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस है यहाँ पे 60 ओम. आपको करंट फाइंड करना है ना. करंट इक्वल टू व्हाट, करंट क्या है आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं. स्क्रीन पॉज कर सकते हैं आप.
चलिए तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई आई। ठीक, चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 24 वोल्ट और करंट हमें निकालनी है। ठीक, तो यहां से आप देख सकते हो करंट कितना आ जाएगा। करंट इक्वल टू हो जाएगा 24/60, है ना। ये आई यहां शिफ्ट हो जाएगा और 60 यहां चला आएगा। ठीक, क्योंकि करंट निकाल अभी तो वोल्ट और ओम ही लिखते हैं। चलिए कट जाएगा ये 6 4 जा 6 10 जा, यानी कि डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4 और करंट निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या लिखाएगा एम्पियर लिखाएगा। वैसे तो हम वोल्ट और ओम भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ही यूनिट में लिख के छोड़ा जाता है। ठीक, एम्पियर। तो हो गया सॉल्यूशन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 3.4 ampere from the 220 volt supply line. What current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line? ठीक है, क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है। देखो यहाँ पे यही रेसिस्टर हो गया है ना, ये इलेक्ट्रिक आयरन ही यहाँ पे रेसिस्टर है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ये 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से 3.4 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, यानी कि लेता है। अगर इसी इलेक्ट्रिक आयरन को हम 110 वोल्ट सप्लाई लाइन में जोड़ दें तब ये कितना करंट लेगा। ठीक, तो वैसे इसका आंसर तो हम एक लाइन में दे सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट के बेसिस पे जैसे ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट किसी कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डबल करो तो करंट डबल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दो तो करंट भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस 220 था पहले, अब उसको घटा के 110 कर दिया गया है, जो कि जस्ट हाफ है, 220 का हाफ है। तो करंट भी 3.4 से घट के उसका हाफ हो जाएगा, कितना 1.7 एम्पियर। ठीक है, ये तो हो गया कंसेप्ट के बेसिस पे, पर चलिए हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, जब हम इसे 220 वोल्ट से सप्लाई करते हैं। ठीक है, 220 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट कितना ड्रॉ कर रहा है 3.4 एम्पियर। ठीक, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन का, क्योंकि ये एक रेसिस्टर है, रेसिस्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हमें पता है रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 और करंट है यहाँ पे 3.4, है ना। डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 110। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आएगा 64.7 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब केस 2। अब देखो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस इतना आ गया। अब रेजिस्टेंस ना घटता है ना बढ़ता है किसी भी कंडक्टर का। ठीक है, वो तभी घटेगा या तभी बढ़ेगा जब उसका लेंथ चेंज कर दें, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दें, या मटेरियल बदल दें। ठीक है, या टेम्परेचर बदल दें। ठीक है, तभी रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया है पहले कि रेजिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड करता है ना, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, मटेरियल के नेचर पे और टेम्परेचर पे। तो चूंकि इलेक्ट्रिक आयरन का यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो रेजिस्टेंस यही रहेगा, इसी रेजिस्टेंस को हम आगे यूज करेंगे। तो केस 2 में हमें रेजिस्टेंस मिल चुका है कितना 64.7 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 110 वोल्ट। हमें क्या मालूम करना है करंट। ठीक है, हमें आई मालूम करना है कि कितना करंट ड्रॉ करेगा।
तो आप देख सकते हो, फिर से वही फॉर्मूला R इक्वल टू V बाई आई। तो R मुझे पता है रेजिस्टेंस कितना है, 64.7 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस है 110 वोल्ट डिवाइडेड बाई आई, है ना। अगले स्टेप में I इक्वल टू हो जाएगा 110 वोल्ट डिवाइडेड बाई 64.7 ओम। ये अप्रोक्सीमेटली जब सॉल्व करोगे 1.7 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में इतना ही। इस कंसेप्ट पर बेस्ड और इससे पीछे वाले कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम चैप्टर के एंड में करेंगे। ठीक है, तब तक आप कंटिन्यूअसली वीडियो को देखिए और सीखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। फोर्थ लेक्चर के एंड में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ये वही क्वेश्चंस है। आइए हम एक बार इनका क्विकली सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज। तो ये रिलेशन हमें पता है, क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम। ये भी पता है हमें, I इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हो जाएगा रिलेशन इन तीनों के बीच, है ना। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन, कितना चार्ज मूव कर रहे हैं, 4 कूलम चार्ज मूव कर रहे हैं, है ना। तो चार्ज कितनी हो गई, 4 कूलम। और हम कहां से कहां मूव करा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां का पोटेंशियल 220 वोल्ट है, वहां से एक ऐसा पॉइंट जहां का पोटेंशियल 230 वोल्ट है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 10 वोल्ट। हमें वर्क डन निकालना है, फॉर्मूला होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। यहां से बाई 1 करके हम निकाल सकते हैं वर्क डन इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे वर्क डन आएगा और ये चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, चार्ज है यहाँ पे 4 कूलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। सो फाइनली आंसर विल बी 40 जूल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेम अ डिवाइस दैट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। एक डिवाइस का नाम बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, तो कौन सा डिवाइस है वो, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है नेम अ डिवाइस दैट मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने वाला, यानी कि 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला डिवाइस कौन सा है। तो इसके कई आंसर हैं, जिसमें से एक सेल भी होगा, दूसरा बैटरी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला है, एक चीज ध्यान देना है, वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है 2 पॉइंट के बीच, जबकि सेल क्या करता है, 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है, क्रिएट करता है। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। चलिए नेक्स्ट है नेम अ डिवाइस दैट मेजर करंट इन अ सर्किट। सर्किट में करंट मेजर करने वाला डिवाइस कौन सा है, अमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नेम अ डिवाइस दैट डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने वाला, यानी कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, ये पता करने वाला डिवाइस कौन सा है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। एक चीज ध्यान देनी है आपको, अमीटर भी डिटेक्ट कर सकता है, बट इसका काम डिटेक्ट करना नहीं,
ये मेजर करता है करंट, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये करंट मेजर करने का काम करता है। और आगे के क्लास में हम जानेंगे ये कम सेंसिटिव है गैल्वेनोमीटर के कंपैरिजन में। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, अगर सर्किट में माइक्रो एम्पियर भी करंट फ्लो होता है, ठीक है, बहुत कम होता है माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ये समझ लो कि 1 एम्पियर के पहले 1000 पार्ट में डिवाइड करो, फिर उसमें से एक पार्ट को फिर 1000 पार्ट में डिवाइड करो, बहुत 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 कम करंट होता है माइक्रो एम्पियर। उतना कम करंट को भी सर्किट में प्रेजेंट है या नहीं उसको पता लगा लेता है गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो जब भी सवाल पूछा जाए करंट डिटेक्ट करने वाला डिवाइस तो गैल्वेनोमीटर, और करंट मेजर करने वाला डिवाइस तो वो अमीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है नेम अ डिवाइस दैट ऑफर रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। ऐसे तो बहुत सारा चीज है, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड आंसर रेसिस्टर्स हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द करंट थ्रू अ लैंप P is missing here, ठीक है, if the current through a lamp is 5 ampere, what charge passes in 10 seconds? एक लैंप के थ्रू 5 एम्पियर करंट अगर है तो 10 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा। ठीक है, चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए यहाँ हो जाएगा 5th नंबर, है ना। देखिए करंट कितना है, वो है 5 एम्पियर। ठीक, टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकेंड्स। पूछा क्या गया हमें, चार्ज पूछा गया है, तो इस वाले रिलेशन का यूज करेंगे, करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से आप बाई 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q टाइम्स 1 इक्वल टू Q हो जाएगा, और करंट और टाइम मल्टीप्लाई होकर के IT हो जाएगा। तो करंट मुझे पता है कितना है 5 एम्पियर, और टाइम भी पता है कितना 10 सेकेंड्स। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 जा 50। और चूंकि हम चार्ज मेजर कर रहे हैं, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है, जिसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो गया 50 कूलम चार्ज।